नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास। कार्यक्रम इनसाइट में अशोक व्यास में आज हम एक ऐसे राज्य के चुनाव परिणाम की चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में इतनी चर्चाएं हो चुकी हैं। हालांकि रिजल्ट आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए होते हैं, पर उसके आसपास के दूर दूर के बहुत सारे बिंदुओं पर बड़ा विमर्श हो चुका होता है। ये डिजिटल क्रांति का असर है। पर किस तरह की क्रांति कर्नाटक में इस चुनाव परिणाम के द्वारा आती दिखाई दे रही है? कई प्रश्न जो उठ रहे हैं उनमें ये है, क्या क्या कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 65 सीटों पर संतोष करना पड़ा? क्या ऐसे कारण रहे जिनके चलते कांग्रेस ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है कि वो इकलौती पार्टी हो गई? 135 के लगभग सीटें उनके पास आई। बाकी क्या-क्या बातें हैं जो ग्राउंड लेवल से जुड़ी हुई हैं? इलेक्शन शुरू होने के पहले क्या कुछ लग रहा था? तो हम सीधे आपको बैंगलोर लिए चलते हैं हमारे 2 साथियों के साथ, जिनका मैं स्वागत कर रहा हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम तन्मय। प्रेम जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। और हमारे साथ हैं हरीश शंकर नारायण जी। आप दोनों का नमस्कार। तो हरीश जी का संबंध बैंक से रहा है, प्रेम जी का संबंध चिकित्सा और कविता दोनों से है। तो प्रारंभ में प्रेम जी से करना चाह रहा हूँ। आपने जो एंटिसिपेट किया था और जो रिजल्ट आए, कितना अंतर आपको लगा? अशोक जी, अगर मैं सच कहूं तो मुझे जो उम्मीद थी उस उम्मीद से बहुत कम वोट बीजेपी ले पाई और कांग्रेस को अनएक्सपेक्टेड जो जो मिला बहुमत, जबकि बहुत लोग आश्वस्त थे कि ज्यादा से ज्यादा ऐसा हो सकता है कि जेडीएस की मदद से सरकार बने और एक ऐसी के जिसके अंदर बहुत तोड़फोड़ करनी पड़ेगी सरकार बनाने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इनकी अगर कारणों की खोज करें तो सबसे पहले आपको एक ऐसा चीज जो हाँ, ऐसा हाँ करते हैं, आप कारणों पे जाने से पहले हरीश जी की भी हाँ विचार ये ठीक है, सुने जाएँ कि ठीक है। उन्होंने जो उम्मीद की थी, या और मुझे ऐसा पता चला वो इतने जागरूक नागरिक हैं भारत के कि कलकत्ता की यात्रा को बीच में स्थगित करके वो पहुंचे बैंगलोर, ताकि वो अपना मतदान का जो कर्तव्य है उसका निर्वाह कर सके। तो आपको मत देने के प्रति इतनी जो निष्ठा है उसकी सराहना करते हुए आपके लिए रिजल्ट कैसा था? हाँ, ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। मैं भी एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था कि 85 से 100 के बीच में बीजेपी को सीट मिल सकती है, मगर 65 सीट तो वो एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा ये। अब हम पहले बीजेपी की बात करते हैं या पहले कांग्रेस की? तो मुझे लगता है बीजेपी की कर लेते हैं थोड़ी, फिर वापस एक एक दल की बात करेंगे। तो प्रेम जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के जादू के बारे में या कि मोदी फैक्टर, ये सब हम सुनते ही रहते हैं। तो इस चुनाव के बाद में, जबकि उन्होंने कहते हैं 6 या 8 दिन उन्होंने कर्नाटक को दिए और रोड शो में इतनी मैसिव क्राउड देखकर आपको लगता नहीं था कि बीजेपी बीजेपी की हालत इतनी बुरी हो जाएगी? सो प्रेम जी, पहले आपके हिसाब से बीजेपी की हार के तरफ आप देखते हैं तो उसमें मोदी फैक्टर के असर कम हुआ लगता है क्या आपको? देखिए, एक बात तो तय मानिए आप, मोदी फैक्टर लोकसभा के इलेक्शन में काम करेगा। यहाँ पर लोकल राजनीति जिसको हम कहते हैं कि आंचलिक राज्य की जो राजनीति है, वो राज्य की राजनीति में लोग केंद्र की राजनीति को अब थोड़ा सा उनको नेशनल मुद्दों से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। वो ये सोचते हैं कि नेशनल मुद्दे के समय नेशनल सोचेंगे। फिलहाल हम अपने जो है रीजनल मुद्दों पर इकट्ठा होते हैं और उसमें एक प्रमुख कारण ये भी रहा कि इस बार कांग्रेस ने अपनी पुरानी वाली चाल चली। अगर मैं ये कहूँ पुरानी चाल कौन सी, कि जब तक वो SC STs और मुस्लिम को लेकर के और वोट लड़ते थे तब तक वो जीतते थे, और इसलिए इन्होंने एक इनका फ्री, और अगर आपके ही प्रश्न पर कंसंट्रेट करूं
तो मोदी फैक्टर में मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। और आप वोट प्रतिशत देखें तो बीजेपी का 0.4% वोट परसेंट गिरा, अदरवाइज वो कब वो है, और कांग्रेस का 5% वोट प्रतिशत बढ़ा, 0.5। तो वोट के परसेंटेज में कोई फर्क नहीं आया है, वोट सारे के सारे खिसके हैं वो जेडीएस के खिसके हैं। तो यही सवाल हरीश जी, वापस आता हूँ मैं आपके प्रेम जी। हाँ, तो बिल्कुल। हरीश जी, जो लोकप्रियता है, लोग उनको देखने के लिए आते हैं, एक उत्सुकता है कि भाई ये इंटरनेशनल फिगर हैं और मोदी जी हैं, क्योंकि वो जो तस्वीरें थी वो फूल उड़ रहे हैं और दूर दूर तक लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, तो वो उत्सुकता से आए होंगे, या हो सकता है मोदी जी के प्रति थोड़ा आकर्षण प्रेम हो, पर उसका जो राज्य की राजनीति है। मैं एक और बात ऐसे याद करूं, राजस्थान के चुनाव में प्रेम जी आपको याद होगा, ये इस तरह का नारा चलता था कि मोदी से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो हाँ, वो उस तरह का परिणाम हुआ भी। तो यहाँ पे लोकल जो लीडरशिप है और उनका जो गवर्नेंस की कमी मुख्य कारण मानते हैं क्या आप? बिल्कुल। बिल्कुल। आपका प्रश्न मुझसे है या हरीश जी हरीश से? जी, हरीश जी, हरीश जी। एक्चुअली आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग था, वो भी पर्टिकुलरली बम्बई गवर्नमेंट के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग था, इसीलिए। और मोदी जी की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं है, और लोग, और आप देखें मोदी जी के रोड रैली में भी उनके साथ एमपीज थे, लोकल लीडर्स नहीं थे उनके रैली में। जैसे साउथ बैंगलोर में, उधर साउथ बैंगलोर के एमपी और सेंट्रल बैंगलोर के एमपी थे, मगर लोकल लीडर्स कोई नहीं थे। और जब भी बीजेपी वाले मोदी जी की सक्सेस की बात उठाते थे तो अपोजिशन यही कहता था, और लोग कहते थे कि आप लोकल इश्यूज की बात करो, सेंट्रल की बात मत करो, वो जनरल इलेक्शन में बात करेंगे उसके बारे में। जैसे प्रेम जी ने कहा, वो बात सही है बिल्कुल। तो तो प्रेम जी एंटी ऐसा, इनकम्बेंसी जी जी एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग था उसमें। अच्छा, एंटी इनकम्बेंसी के कारणों में से कुछ की और जांच पड़ताल करेंगे, पर एक सामान्य एनालिटिकल माइंड को ऐसा लगेगा प्रेम जी कि अगर एमएलए के चुनाव हैं, तो जो एमएलए का कैंडिडेट है वो तो साथ में होना ही चाहिए ना सभा में, वरना तो क्या सभा। होगा, वोट किसको हाँ, देने जाएंगे। तो ये एक हाँ, ऐसा शो हो गया जो ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बीजेपी की लीडरशिप है, उन्होंने इस चुनाव के परिणाम तक जाने का पुल बनाने के बारे में जो चिंतन किया, उसमें कहीं कुछ त्रुटि रह गई, ऐसा लगता है आपको? हाँ, आपका प्रश्न किससे है? आपसे। हाँ। अच्छा, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं आपको कि अगर आप लोकल लीडरशिप को डेवलप नहीं करेंगे तो राज्य के विधानसभा के इलेक्शंस के अंदर आपको बहुत दिक्कत झेलनी पड़ेगी, क्योंकि केंद्र के लोग रीचेबल नहीं होते। आपको राज्यसभा के इलेक्शन, यानी ये राज्य के इलेक्शन में विधानसभा के विधायक आपको अवेलेबल होने चाहिए, और वो लोकल लीडर जो काम करा सकता है वो केंद्र का लीडर नहीं करा सकता है। अब आप देखिए यहाँ पर येडियुरप्पा जी हैं, येडियुरप्पा जी यहाँ के बहुत ज्यादा पॉपुलर लीडर्स में से थे, वो साइड ट्रैक हो गए इस बार। और वो साइड ट्रैक क्यों हुए? अच्छा, कुछ यहाँ पर क्या है कि लोकल लोग छोटी छोटी अफवाहें बहुत फैलाते हैं कि ये करप्ट हैं, और करप्ट कौन राजनेता नहीं है। आप सोचिए कि बिना, अगर आप डीके शिव कुमार की बात करें तो कितना पैसा खर्च किया गया है। मैं एक लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में एक बार ड्राइवर के साथ जा रहा था, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई कौन जीतेगा, तो उसका सीधा उत्तर था जो जितना खर्च करेगा वो जीतेगा। अब खर्च आप करने का, देखिए कि जी, हाँ, खर्च करने का मतलब, करेगा। खर्च खर्च करने का करने मतलब, का मतलब एक व्यक्तिगत वोटर को कौन लाभ पहुंचा रहा है। और आपको अगर यहाँ, अगर मैं यूं अंदर की बात कहूं तो हर आदमी जो जो फ्री की मानसिकता है, मुझे किस व्यक्ति से लाभ मिल रहा है उसको विधायक चुनना है। उनके लिए नेशनलिटी भी कुछ नहीं है और राज्य भी कुछ नहीं है, उनके लिए वो है कि वो व्यक्ति उनको क्या उपलब्ध करा रहा है। और आप इस बार तो, अगर हम एनालिसिस पे बात करेंगे तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। तो एक मिनट में वापस हरीश जी के पास जाता हूँ, क्योंकि इनका संबंध इकोनॉमिक से भी रहा है, और जिस तरह के वादे किए गए थे, हम कांग्रेस की तरफ चलें थोड़ा बहुत, तो
एक तो राहुल गांधी जी भी आए, अपने प्रियंका जी भी आई, सोनिया जी भी आई, सबने भाषण दिए। कुछ बातें ऐसी निकल कर आई जो कंट्रोवर्शियल रह गई थी, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी ले उड़ी, जिसमें से एक तो खड़गे जी ने कहा ये पॉइजनस है, ऐसा कुछ मोदी जी के लिए। एक उनके घोषणा पत्र में जो बजरंग दल के ऊपर प्रतिबंध लगाने वाली बात कही गई थी, और भी कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसमें ऐसा लग रहा था कि कहीं जानबूझकर क्या भारतीय जनता पार्टी उस बात को धार्मिक संदर्भ के साथ जोड़ रही है, या मे बी कांग्रेस ने ही उसी तरह किया ताकि मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो जाए। तो हरी जी, इसके बारे में आपका क्या आकलन है? दोनों पार्टियों का वोट बैंक की राजनीति तो चल ही रही है, हालांकि सभी चलिए। जी जी हाँ हाँ, एक्चुअली वो बजरंग दल का मेरे को लगता है कि कांग्रेस का एक चाल था ये मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने के लिए, क्योंकि उनको पता था शायद कि बीजेपी रिएक्ट करेगा बजरंग दल को बैन करने के इससे, तो मुस्लिम वोट्स कंसोलिडेट हुए। और सबसे दूसरी बड़ी बात क्या हुई, इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन अनाउंस करने के कुछ दिन पहले इन्होंने मुस्लिम का 4% रिजर्वेशन कैंसिल किया, निकाल के उनको वक्कलीगा और लिंगायत में बांट दिया। वो चीज इलेक्शन अनाउंस होने के 4-5 दिन पहले करने की जरूरत नहीं थी, करते तो 2 साल पहले करते वो चीज को। तो उससे क्या हुआ, मुस्लिम्स में एक एंटी बीजेपी फीलिंग आ गया, जिसका कांग्रेस ने एडवांटेज लिया है काफी। और दूसरा बात यह है कि जेडीएस को वोट पता था शायद कि जेडीएस नहीं आएगी पावर में, तो सारे मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ कंसोलिडेट हो गए वो सारे। अच्छा, इस बात को प्रेम जी दोनों तरह से देखा जा सकता है ना। बीजेपी ने ऐसा सोचा होगा कि ये हिंदू वोट को कंसोलिडेट करने का उनको एक उपाय मिल गया जब बजरंग दल के प्रतिबंध की बात आई। इसी प्रकार से और एक संदर्भ में जो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले कोई आरक्षण संबंधी जो परिवर्तन किया, तो उन्होंने हाँ कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ऐसा रहा होगा। इसके साथ ये जो फिल्म आई है द कैरल स्टोरी, अभी हम सिर्फ उसको कर्नाटक राज्य चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो उसका भी उन्होंने बड़े खुलकर एक मंच से उल्लेख किया प्रधानमंत्री जी हाँ ने। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने हिंदू वोट कंसोलिडेट करने की कोशिश की, जो कि असफल रहे, या इसके बारे में आप प्रेम जी? देखिए, मैं आपको बिल्कुल साफ बात बताता हूँ। हिंदू वोट टूटा, उसकी वजह ये रही कि फ्री बांटने की जब बात आई, आप देखिए इसमें कांग्रेस ने घर घर एक पर्चा भिजवाया जिसमें 200 यूनिट फ्री बिजली, गृह ज्योति जिसमें जी, 10 गृह ज्योति। केजी 10 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति, एक परिवार में 10 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति। अगर 5 जने हैं तो कितना प्रति माह आता है, पर मंथ। अब आप बताइए, वो लोग इसको बेच करके ही अपने पास में पैसा बना लेते हैं। सबको पता है कि वो पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी मुझे भी इसमें इच्छा हो रही कि मैं आपकी बात को आगे जोड़ते हुए बताऊं कि 2,000 रुपए अगर घर बैठे एक महिला जो हाउस होल्डर है उसके पास आ रहा है, तो वो सोचेगी कि लॉटरी खुली हुई है भाई, क्यों इसको छोड़ा हाँ जाए। अच्छा, इसी तरह से युवा निधि स्कीम में उन्होंने कहा 3,000 रुपए जो भी बेरोजगार हैं उनको, और बेरोजगारी 15 भत्ता। तो अगर डिप्लोमा होल्डर है बेरोजगार हाँ तो उनको, और जो आपने अन्न भाग्य स्कीम के बारे में पहले बताया ही कि फ्री में है। तो प्रेम जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करते हुए, हरी जी, ये अगर आप एज इकोनॉमिस्ट इस चीज को आकलन करते हैं, ये पैसा आएगा हाँ कहाँ से? तो डेफिसिट बढ़ता जाएगा, राज्यों पर क्या असर पड़ेगा? इसका एक्चुअली पूरा कैलकुलेशन देखा जाए तो 4 लाख करोड़ का पड़ेगा 5 साल में, जो इन्होंने प्रॉमिस किया है। वो पैसा कहाँ से आएगा, ये कांग्रेस एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है अभी तक उस बात को। और मेरे हिसाब से एज एन इकोनॉमिस्ट आई कैन से गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स, बैड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स, वही बात हो रही है इधर। एंड ये फ्रीबीज जो है कल्चर, वो कब खत्म होगा पता नहीं, ये खत्म, और लोग बाग उसके पीछे वोट करने जाते हैं वो। तो आपको लगता है वो डिलीवर कर पाएंगे ये? मुश्किल है। अभी हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने जीत गए, हिमाचल में उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो अभी तक डिलीवर नहीं कर पाए, 6 महीने हो गए। और राजस्थान में भी आप अगर देखें तो 4.5 साल हो गए, बहुत सी प्रोमिस डिलीवर नहीं कर पाए अभी तक वो लोग। अच्छा, इस मामले में तो कुछ प्रोमिस दिल्ली में भी, वो खैर एकदम अलग पार्टी है, लेकिन उन्होंने भी हाँ वो फ्री मैं वाईफाई ये इत्यादि और बहुत सारे। जी अशोक जी, जी ये जो फ्री वाला जो फंडा है ना, ये केजरीवाल ने हर उस जगह पर काम में लिया जहां कांग्रेस की सरकार थी। हाँ
वहां पर ये फ्री का फंडा इनका काम कर गया, तो अब की कांग्रेस ने उसी फंडे को यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। तो अच्छा, अभी इसमें हम ये जो तीसरा दल है जिसके प्रोमिसेस थे और वो आ नहीं पाया, खास करके मुस्लिम वोट वहां से डाइवर्ट होके कांग्रेस की तरफ, उनकी हार के पीछे क्या कारण मानते हैं आप प्रेम जी? देखिए, SC/ST वोट गए सारे। SC/ST वोट केवल इसलिए गए कि हिंदू का वो तबका जो बहुत गरीब है, जो SC/ST से रिलेटेड है, वो सब हिंदुओं में आते हैं, लेकिन उन्होंने फ्री की वजह से सारा वोट इधर डाल दिया। अच्छा, जो आंचलिकता के जो वोट हैं, यहाँ के रीजनल वोट जो जेडीएस के पास थे, उन्होंने सबने सोचा कि जेडीएस आ नहीं सकता तो कांग्रेस को जिता दो। तो आज देखिए, पिछली बार जिन्होंने 40 सीटें लेकर के आए थे वो 19 सीट पे सिमट गए। ये सारे के सारे वोट कांग्रेस को गए। तो ये एक और वो जो लिंगायत वाला जो संदर्भ है, हरीश जी उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें कि क्या कांग्रेस की पॉलिसी रही है और किस तरह से उनके वोट बीजेपी से शिफ्ट हो गए? ये एक्चुअली उसमें मैं मानता हूँ थोड़ी सी बीजेपी की कैलकुलेशन में कुछ ये हुआ। एक तो येडियुरप्पा जी बहुत स्ट्रांग लीडर हैं, जैसे प्रेम जी बता रहे थे, और जब येडियुरप्पा जी चीफ मिनिस्टर थे, उनको क्योंकि वो 75 ईयर्स 75 साल क्रॉस कर गए थे, तो उनको चेंज किया। वो शायद उनको वो पूरा टर्म कंप्लीट करने तक रहने देना चाहिए था। उससे लिंगायतों में काफी कुछ गुस्सा था। मेरे भी कुछ जान पहचान है, जानकार है लिंगायत जो नॉर्थ कर्नाटक में है, वो सब कहते थे कि कम्युनिटी में गुस्सा है कि येडियुरप्पा जी को अनसर्विसनेबली निकाल दिया, और 1 साल तक वो कुछ नहीं था उनको। वो तो इलेक्शन के टाइम में फिर वापस लाके उनको थोड़ा इंपॉर्टेंस दिया है। तो मेजर गलती तो वहीं से शुरू हो गई थी। अदरवाइज लिंगायत्स वर स्ट्रांगली विद बीजेपी पहले पूरा। और कुछ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ इश्यूज हुआ, कुछ लोगों को नहीं दिए तो वो लोग इमीडिएटली कांग्रेस चले गए वो लोग। तो लिंगायत कम्युनिटी के वोट्स भी स्प्लिट हो गए इस बार, जो कि स्ट्रांगली बीजेपी के साथ हुआ करते थे। पिछले 30 साल से बीजेपी के साथ थे वो। अच्छा, एक और प्रेम जी जो सिद्धांत अपनाया भारतीय जनता पार्टी ने कि नए चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए, और मुझे लगता है 72 के लगभग उन्होंने ऐसे चेहरे उतारे जो कि पहले नहीं लड़े हुए थे, और वो अधिकतर लोग जीते नहीं है वैसे उसमें से, और उनका ये भी था कि नए मतलब युवाओं को मौका देना है। तो सैद्धांतिक रूप से तो वो ठीक है, बट ये व्यावहारिक राजनीतिक दृष्टि से जो अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं स्थान विशेष के, उनको साइडलाइन करना आत्मघाती सिद्ध हुआ है क्या भारतीय जनता पार्टी? पक्की बात। इसमें मैं आपको बताता हूँ, जिनके ताल्लुकात आपके जैसे जो पुराने विधायक से रहे हैं, वो पिछले 3 टेन्योर से अगर जीत रहा है, अगर वो 3 बार में जीता है, और उनका लोकल लेवल पर बहुत संपर्क है, जो लोग उनसे तुरंत जाके मिल लेते थे, बात कर लेते, उस चेहरे को पहचानते थे। अब ये चेहरा एकदम नया ला करके आपने खड़ा किया, जिनको कोई जानता नहीं है, तो लोग सोचते हैं यार उस आदमी से कैसे संपर्क करेंगे, हमारे तो पहचान नहीं है। तो पुराने लोगों से उनकी पहचान है, वो सबके बीच में हाथ जोड़ते हुए घूमते फिरते रहे हैं। अच्छा, एक बात और मैं इसमें जो एक कारण ये भी रहा, आप शायद बाद में इस पे प्रश्न करेंगे कि लोकल इशू कैसे काम करके। जी लोकल इशू में एक ये आंचलिकता को इन्होंने, मतलब रीजनल पैटर्न को इन्होंने बहुत महत्व दिया इस बार। जैसे खड़गे साहब अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष, और वो कर्नाटका के, तो लोगों ने सोचा कि इनकी बात को माना जाना चाहिए, क्योंकि हम इनसे अप्रोच में रहेंगे, इनसे अपनी बात मनवा सकते हैं केंद्र तक, और केंद्र से भी मदद ले सकते हैं अगर यहाँ की सरकार उनकी बनती है तो। केंद्र मीन्स सोनिया गांधी और ये जो केंद्र के लोग हैं, और इनकी इंपॉर्टेंस है, इनकी बात सुनी जाती है, विपक्ष के नेता गिने जाएंगे ये। तो एक बात ये रही कि वो कर्नाटका के। दूसरी बात, इन्होंने अमूल और नंदिनी का एक इशू और चलाया था, जिसको ये बहुत अच्छे तरीके से हरीश जी बताएंगे। हरीश जी बताइए क्या है वो इशू, क्या है? अच्छा, ये एक मिनट, हमारे कई दर्शक हैं जिनको नंदिनी के बारे में पता नहीं होगा, और अमूल्य बटर के बारे में तो पता है, तो बताइए क्या। एक्चुअली अमूल के बाद जो नेक्स्ट मिल्क फेडरेशन सबसे बड़ा है वो नंदिनी है, वो कर्नाटका स्टेट का है। जैसे राजस्थान में सारस का है, वैसे ही यहाँ नंदिनी है। और ये ब्रांड काफी पुराना है, और लोगों को एक सेंटिमेंटल एक अटैचमेंट है इस ब्रांड के साथ। तो बीच में क्या ऐसा हुआ था कि अमूल को भी बैंगलोर, ये कर्नाटका में आएगा, वो भी दूध बेचेंगे और दोनों को साथ में काम करेंगे। तो उसको लेके अपोजिशन ने ऐसा एक ये फैलाया रूमर कि अमूल आके नंदिनी को खत्म कर देगा और अमूल को बढ़ावा दिया जाएगा, नंदिनी ब्रांड खत्म हो जाएगा।
तो उसमें लोगों को बहुत था, क्योंकि लोगों का एक अटैचमेंट था नंदिनी के साथ। तो वो, और मैंने भी देखा है कि एक तो गर्मी के कारण थोड़ी दूध की और सप्लाई कम थी, तो किसी दुकान में जाके आप नंदिनी पैकेट पूछो तो कहते हैं कि नंदिनी का सप्लाई आ नहीं रहा है, नंदिनी कंपनी को बंद कर रहे हैं, अमूल आएगा आप करके। लोगों में एक ऐसी ये फैल गई थी, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसको कि मैं सोचता हूँ स्टेट गवर्नमेंट अच्छी तरह से टैकल कर सकती थी उसको, बट कर नहीं पाई वो। और मुझे लोगों को ये लगता था कि एक लोकल ब्रांड को खत्म किया जा रहा है नेशनल ब्रांड के लिए, तो उसका और एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा। और अशोक जी, अमूल नेशनल ब्रांड है जो गुजरात से है, और हाँ, नंदिनी कर्नाटका का ब्रांड है जो केवल कर्नाटक तक है। तो उनको ये लग रहा था अमूल को यहाँ ला करके ये हमारी नंदिनी को खत्म कर रहे हैं, जबकि वो तो नेशन वाइज उन्होंने एक पॉलिसी रखी थी। तो इसमें ऐसा लगता है प्रेम जी और हरीश जी कि जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, एक तो उन्होंने यहाँ पर भाषा के महत्व को भी ठीक से ध्यान में नहीं रखा, क्योंकि अगर अमित शाह संबोधित कर रहे हैं या वो नड्डा जी संबोधित कर रहे हैं तो हिंदी भाषा में कर रहे हैं एक दुभाषी की सहायता से, तो वैसे ही कनेक्टिविटी कम हो जाती। तो स्थानीय नेतृत्व है ही नहीं क्या बीजेपी का, तो फिर जीतने की है। संभावना जी इस बार देव डीमोरलाइज्ड, मेरे ख्याल से एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग था और उनको पता था शायद। हाँ, एक एक्चुअली क्या है, आपको तमिलनाडु, आंध्रा और केरला में तो चाहिए ही चाहिए ट्रांसलेटर, एक जो लोकल। कर्नाटका में कुछ जगह नहीं चाहिए, बिकॉज लोग हिंदी समझ जानते हैं, एटलीस्ट समझ पाते हैं हिंदी। कुछ बेल्ट में हाँ जरूरत पड़ती थी उसकी, बट ऐसे जैसे एक नंदिनी का एक और एग्जाम्पल देने के लिए, आज नंदिनी का जो घी है उससे तिरुपति के लड्डू बनते हैं प्रसाद के, और अमूल आइसक्रीम नंदिनी के लिए नंदिनी का दूध यूज किया जाता है अमूल आइसक्रीम में। उस चीज को पता नहीं स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं हाईलाइट कर पाई वो। और जैसे आप कहते हैं कि लोकल मुद्दों पे ज्यादा बात नहीं हो पाई, और इस बार कांग्रेस ने है ना बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकल मुद्दों की बात उठाई ना। किसी नेता, इवन राहुल गांधी ने आके अडानी अंबानी की बात नहीं की कहीं, यहाँ पे खाली लोकल इश्यूज की बात की यहाँ पे, जिसका बहुत बड़ा फैक्टर। इसमें करप्शन वाला मामला जो था 40% या ऐसी कुछ बातें भी सुन रहे थे प्रेम जी, वो क्या है? दरअसल ऐसा यहाँ ये बताया जा रहा था कि जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो 40% कमीशन लेने पर ही काम करती, जबकि ये करप्शन यहाँ के, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ की गवर्नमेंट ऑफिसेस के, चाहे कोई सरकार बदलेगी, ये करप्शन यहाँ के डिपार्टमेंट की चीज है जिसके अंदर सरकारें बदलने का कोई असर नहीं आता। लेकिन ये यहाँ पर ये डाल दिया गया कि बीजेपी के जो सरकारी अधिकारी हैं ये सब 40% कमीशन पर ही काम करते हैं, और ये इस कमीशन को इनको नेताओं को जाता है, ऐसा कुछ इन्होंने इस तरीके का वो प्रचार प्रसार इसका इतना ज्यादा रहा। और इसका जवाब, अच्छा भूमि, एक तो क्या होता है कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनमें योगी आदित्यनाथ हुए, जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, ये सब पावरफुल मुख्यमंत्री हैं और इनको सब जानते हैं। बोम्मई जी इनके ऐसे आए जिनको कि कर्नाटका के लोग भी उतना मतलब ऐसा मानते हैं कि ये कोई पावरफुल डिसीजन नहीं ले सकते। इनको जब जब जरूरत पड़ी कि ये कोई निर्णय तुरंत लें, इनका कोई दिखाई नहीं दिया। तो समय थोड़ा समाप्त होते हुए दिखाई दे रहा है, तो मैं दो बातें और करना चाहता हूं, बल्कि इसका आने वाला जो लोकसभा का चुनाव 2024 का है उस पर क्या असर होगा उस तरफ चलते हुए पहले हरीश जी आप बताएं कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो जिन जिन क्षेत्रों से निकली कर्नाटका में, वहां पे अधिक सकारात्मक परिणाम है, इस प्रकार का दावा कांग्रेस का है, और इसको लेते हुए वो राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री के रूप में अब स्थापित करें, ऐसी बातें शुरू हो गई हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? इसमें एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग कांग्रेस की एक आदत है कि गांधी फैमिली को क्रेडिट देना है, बाकी ये मेनली एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा थी, राहुल गांधी की यात्रा से भी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी की बात थी ये यहाँ पे। और कर्नाटका में जो मेरा ये है, हमेशा वो असेंबली इलेक्शन और लोकसभा जनरल इलेक्शन को अलग तरीके से देखते हैं। आप अगर देखें 2013 में भी कांग्रेस जीत के आई थी मेजोरिटी के साथ असेंबली में, मगर 2014 में जब इलेक्शन हुए तो ज्यादातर लोग बीजेपी के जीते थे लोकसभा एमपी के लिए। तो और ऐसे ही 2019 में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी असेंबली में, बट लोकसभा में 28 में से 26 सीट मिले थे लोकसभा में बीजेपी को। तो मेरा ये कहना है कि लोग अभी भी मोदी जी को चाहते हैं और मोदी जी की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है।
तो मेरे को ये लगता है कि लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट अलग होगा यहाँ पे, मेरा ये है। और 1 साल है तो बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप जरूर कुछ करेक्टिव मेजर्स लेंगे, जो भी यहाँ पे कर्नाटका में, मेरा ये फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। प्रेम और इसके जी सॉरी इससे जुड़ी हुई बात है थोड़ी सी, जो सोनिया गांधी जी ने एक वक्तव्य दिया था कर्नाटक की संप्रभुता के बारे में, जिसके बारे में फिर मोदी जी ने काउंटर किया कि ये राज्य को अलग राष्ट्र से करने का, और ये जो क्या भारत तोड़ने वाली जो बात है वो इतने बड़े नेताओं, तो उन्होंने ठीक ठाक उसको काउंटर किया था। पर आपको लगता है ये बातें सिर्फ सिमेटिक्स तक रह जाती है, मतलब इनका कोई असर होता है क्या? मैं जनरल पब्लिक पर इसका कोई असर नहीं, उनको पता ही नहीं संप्रभुता क्या है। जी उनको तो जनरल आदमी को तो ये भी पता नहीं कि सोनिया जी क्या कह गई हैं। उनको ये पता नहीं कि इसका अर्थ होता है कि एक अलग राष्ट्र होता है, वो संप्रभुत्व राष्ट्र माना जाता है। कर्नाटक का संप्रभुता कैसे हो सकती है? ये तो केंद्र के अंडर में आने वाला एक राज्य है, बिल्कुल। लेकिन वो ये बोल गई। उनको भी ये तो शायद बैंगलोर वालों को पता होगा, रूरल में तो किसी को पता ही नहीं चलेगा ये क्या है, ये बात जनरल पब्लिक को तो इस बात का पता ही नहीं। पता ही नहीं होगा। हाँ। अच्छा, करप्शन के बाद अशोक जी एक बात और थी कि करप्शन की ये इश्यू कैसे आया, पता नहीं क्या चाल थी। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने एक लेटर लिखा था कि यहाँ पे कुछ काम होता नहीं, हमारा पेमेंट आता नहीं है, और 40% कमीशन, हर चीज में 40% कमीशन होता है। और एक कॉन्ट्रैक्टर ने सुसाइड कर लिया था। उस चक्कर में एक मिनिस्टर के अगेंस्ट एलिगेशन डाल के उस मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा, और वहां से ये 40% का एलिगेशन चिपक गया है गवर्नमेंट के, और इसको काउंटर नहीं कर पाए वो। पोस्टर लग गए सब तरफ के 40% कमीशन वाले 40%, हाँ। और इन्होंने ऐसे स्ट्रेटजी पोस्टर लगा दिए, पे सीएम, पेटीएम की जगह पे सीएम के पोस्टर लगा दिए सब जगह। बट लोकसभा इलेक्शन में तो ऐसा कोई एलिगेशन डाल नहीं सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो कोई ऐसा है नहीं एलिगेशन। अच्छा, अब तो इसको मेरे जी 1-2 मिनट है, मैं आप दोनों से ये मुद्दा जो है वैसे तो लंबे समय की मांग करता है, पर एक ये संदर्भ तो आया था बाद में, उसको डाइल्यूट किया कांग्रेस ने कि भाई वो बजरंग दल की बात नहीं करके, और पर उन्होंने उनको पीएफआई के साथ में मिला के जो अपने घोषणा पत्र में कहा वो वाली बात। फिर द केरल स्टोरी वाले मामले में भी कांग्रेस का स्टैंड अलग रहा है, मोदी जी का अलग रहा है, और ये कोशिश रहेगी विपक्ष की कि वो इनको तोड़ने वाले, जैसे डिवाइडर इन चीफ एक पहले भी एक टाइम्स मैगजीन ने छाप दी थी फोटो मोदी जी की, तो ये जो आरोप लगने वाले हैं उसको चलते कैसा स्टैंड आपको लगता है कि बीजेपी को लेना चाहिए, और संभावना क्या देखते हैं आप नेशनल लेवल पर जब इलेक्शन होंगे 2024? अशोक जी, नेशनल लेवल पर आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। नेशनल लेवल पर ये सब चीजें लोगों के नोटिस में है। अब आप देखिए, मैं अभी एक वीडियो शेयर हुआ था थोड़े दिनों, अभी आजकल में ही, जिसमें इन्होंने ये कहा कि जितने मुस्लिम जीत कर के आए हैं वो अपनी एक मीटिंग कर रहे हैं, और उसमें ये कह रहे हैं कि अब हमें लेने का अवसर आ गया है। हाँ, क्या हम कांग्रेस को जाकर कहें कि हमें केंद्र के कम से कम 5 मिनिस्टर चाहिए ऐसे जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो पर हो, क्योंकि हम इनको कांग्रेस को देते ही देते रहे हैं, अब हमें लेना है इनसे। अभी भी आगे ना कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 5 मिनिस्टर्स के मांग की। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि ये इनको बाद में पता लगेगा कि तुष्टीकरण के परिणाम क्या निकलते हैं। तो बहरहाल संभावनाओं की बात लेते हुए मुख्य संदेश हरीश जी, बीजेपी लीडरशिप के लिए आपका क्या होगा? बीजेपी को एक स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए कर्नाटका में, और मेरे ख्याल से उनको जब तक कोई स्ट्रांग यंग युवा लीडर नहीं मिलता है उनको, तो येडियुरप्पा जी को सेंटर स्टेज बनाना चाहिए स्टेट में, बिकॉज वो एक स्ट्रांग लीडर हैं, और लिंगायत कम्युनिटी से, और लिंगायत 18% है लिंगायत लोग यहाँ कर्नाटका में, और पॉलिटिकली स्ट्रांग कम्युनिटी है वो। तो मेरे ख्याल से येडियुरप्पा जी को लोकसभा इलेक्शन में भी उनको एक इम्पोर्टेंट रोल देना चाहिए, और एक दे हैव टू ग्रूम करना है एक लीडरशिप को। तो समय की सीमा को देखते हुए मैं आप दोनों को मुद्दा और होना चाहिए, चुनाव आयोग को फ्री की रेवड़ी बांटने से पहले उनसे ये पूछना चाहिए कि आप इसका बजट कहाँ से लाएंगे, अदरवाइज इस पर रोक लगाने संबंधित कुछ किया जाना चाहिए। तो ये ये बहुत बढ़िया, बिल्कुल मैं अब समय के वहां पे पहुंच गया हूँ। आप दोनों का बहुत सारा धन्यवाद करने के साथ साथ ये कि हर चुनाव के परिणाम के साथ कुछ लेसन्स होते हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो चिंतन के लिए होती हैं, उस तरफ हमने थोड़ा थोड़ा बढ़ने का प्रयास आप दोनों के साथ किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
मंगल कामनाएं।